हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आए हुए। और चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। इसको अंग्रेजी में हम पॉलीमर्स बोलते हैं। अब देखिए, बहुपद चैप्टर समझने से पहले उसका कुछ बेसिक पार्ट है। अगर आप इस बेसिक पार्ट को अच्छा ढंग से समझ जाइएगा तो एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 दोनों आप बहुत आसानी ढंग से बना सकते हैं। देखिए, बहुपद में दो ही चैप्टर है, एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2। तो 2.1 जो है बहुत आसान है, वो टोटल 5 मिनट में आपको कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। क्लास 10th में सबसे छोटा चैप्टर अगर आप बोलिएगा तो एक्सरसाइज 2.1 ही है। तो 2.1 तो बहुत आसान से बन जाएगा, लेकिन 2.2 को समझने के लिए आपको इस बेसिक पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले आप इस बेसिक पार्ट को समझिए। देखिए, इसमें टोटल हम 11 पॉइंट लिखें। क्या हम एक एक करके 11 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इस जो हम बेसिक बताने वाले हैं ये आगे भी बहुत काम आने वाला है। 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आने वाला है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे? चर, उसके बाद अचर, घात, पद, बीजगणितीय व्यंजक, बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद की मान, बहुपद का शून्यक, बहुपद के प्रकार, बहुपद का मानक रूप। अभी टोटल 11 पॉइंट है। अब इस 11 पॉइंट को एक एक करके हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अगर आप इस 11 पॉइंट को अच्छा ढंग से समझ जाइएगा तो आप निश्चित ही एक्सरसाइज 2.2 से एक भी क्वेश्चन एग्जाम से छोड़ के नहीं आइएगा। तो और इसका बेसिक आप अच्छा ढंग से समझते हैं तो आगे भी आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो सबसे पहले हम किस पे डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम चर को समझते हैं। पहले चर को समझते हैं, फिर अचर को समझेंगे, फिर घात, फिर पद। इस तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए, चर को समझने से पहले समझते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब होता है एक से ज़्यादा पद। एक से ज़्यादा पद मतलब एक से अधिक पद हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब बहुपद को दो भागों में बांटा गया, फर्स्ट चर और सेकंड अचर। चर को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल और अचर को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट। अब चर का उदाहरण क्या है? वेरिएबल मतलब होता है चर। जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? चर। चर किसे कहते हैं? कि जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे हम क्या कहेंगे? चर। अब जैसे मान लीजिए कि हम मैथ में इस तरह x का मान, y का मान, z का मान निकालते हैं तो कभी कभी x का मान आता है 3, कभी कभी आता है 5, कभी कभी आता है 7, कभी कभी आता है 9। इसी तरह से क्या होता है? बदलते जाता है। उसी तरह y रहे, आ तो z रहे, आ तो u भी ए रहे, कुछ भी रहेगा तो सबका मान क्या होता है? बदलते रहता है। y का मान कभी 8 आ गया, कभी 12 आ गया, कभी 16 आ गया, कभी 20 आ गया। z का मान कभी 12 आ गया, कभी 18 आ गया, कभी 21 आ गया। इस तरह क्या होता है? जिसका मान फिक्स ना हो, जो बदलते रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? चर। अंग्रेजी में बोलेंगे वेरिएबल। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 5 मान लिए, क्या 5, तो 5 एक क्या? ये कांस्टेंट है, ये अचर है। क्या है? अचर। जब हम अचर को समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये क्या है? अचर है। इसको 5 को हम 6 बना सकते हैं? नहीं। जब तक हम 5 में 1 नहीं जोड़ेंगे 6 बनेगा नहीं। और इसमें क्या है? एक्स का वैल्यू कभी कभी 6 भी आता है, कभी कभी 8 भी आता है, कभी कभी 12 भी आता है, कभी कभी 16 भी आता है। तो हम क्या कहेंगे? चर किसे कहेंगे? समझ में आ गया होगा। जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे हम चर कहेंगे। अब चर का वैल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी यू एक्स वाई कुछ भी नहीं रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? चर। जैसे एक्स का वैल्यू 3 5 7, वाई का वैल्यू 8 12 कुछ भी आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा चर किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं अचर किसे कहते हैं। आइए अब हम अचर को समझते हैं। अचर किसे कहते हैं? जिस राशि का मान प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में नियत रहता है उसे हम क्या कहेंगे? अचर। जैसे मान लीजिए जिस राशि का मान प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में नियत रहता है उसे क्या कहेंगे? अचर। जैसे 2 है, अब 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा। 2 को हम 3 नहीं बना सकते,
4 नहीं बना सकते, 5 नहीं बना सकते, हम बना सकते कब, जोड़ और घटा करके, गुना भागा करके। लेकिन 2 का मान 2a रहेगा, -3 का मान -3 रहेगा, और 1/2 का 1/√3 का √3, 100 का 100। इस तरह से जिसका मान बदलता हो, जिसका मान बदलता हो उसे हम चर कहेंगे, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। अब चर को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, वेरिएबल, और अचर को हम बोलते हैं कांस्टेंट। होप आपको चर भी समझ में आ गया होगा और अचर भी समझ में आ गया होगा और बहुपद भी समझ में आ गया होगा। बहुपद का मतलब होता है एक से ज़्यादा पद, एक से ज़्यादा पद। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। जिस राशि का मान प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में नियत रहता है उसे हम अचर कहेंगे। क्या कहेंगे, अचर। नियत मतलब होता है फिक्स, नियत मतलब क्या होता है, फिक्स, इसका मान बदलता ना हो। जिसका मान ना बदलता हो उसे हम अचर बोलेंगे, जिसका मान बदलता हो उसे हम क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। अब हम समझते हैं घात को, डिग्री। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं घात, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। अब हम डिग्री को समझते हैं, हम घात को समझते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में पावर भी बोलेंगे तो डिग्री भी बोलेंगे। पावर और डिग्री क्या चीज होता है, देखिए जब भी 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 और 3 का डिग्री क्या है 2, तो 3 पे पावर 2 है मतलब 3 2 बार है, 3 × 3। 5 पे पावर 3 है मतलब 5 3 बार है, कितना बार है, 3 बार है। 9 पे पावर 4 है मतलब 9 4 बार है, कितना बार है, 4 बार है। उसके बाद 10 पे पावर 5 है तो 10 कितना बार है, 5 बार, कितना बार है, 5 बार। अब देखिए इसको हम बोलेंगे घात, कि 3 पे घात 2 है, 3 का घात 2 है, 5 का घात 3 है, मतलब 3 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 3 है, 9 पे पावर 4 है, 10 पे पावर क्या है, 5 है। इसे हम क्या बोलेंगे, घात। आई होप आपको घात समझ में आ गया होगा। घात हम क्या कहेंगे, जिस पे जितना पावर रहेगा उस पावर उसका क्या हो गया, घात हो गया। क्या हो गया, उसका डिग्री हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। 4 नंबर में क्या है, पद, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म। हम सबसे पहले टर्म के बारे में समझ लेते हैं। देखिए टर्म मतलब होता है पद। अब पद क्या होता है, जिसमें देखिए इसमें टोटल कितना पद है, 3 पद। कितना पद है, 3 पद। इसको क्या बोल सकते हैं, त्रिपदी, त्रिपदी। इसमें टोटल कितना पद है, 1 पद और 2 पद, ये 2 पद हो गए। क्या, इसको द्विपदी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, द्विपदी। और 1 पद हम लिखना भूल गए। 1 पद क्या हो, जैसे लिख दिए 5x, ये हो गया 1 पदी। क्या बोल लिख सकते हैं, 1 पदी। क्या हो गया, 1 पदी। तो पद उसी को कहते हैं, मतलब उसमें कितना टर्म में जोड़ा गया, कितना टर्म में बांटा गया है, और जितना टर्म में बांटा गया उतना पदी हो गया। क्या हो गया, उतना पदी। उतना, जैसे देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, मतलब बहुपद मतलब क्या था, पद। बहुपद का कितने प्रकार होता है, तो बहुपद का कितने प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। इसको अंग्रेजी में देखिए मोनोनोमियल बोलते हैं। मोनोनोमियल को 1 पदी बोलते हैं। 1 पदी मतलब जैसे 2x हो गया, 5x पे पावर की हो गया, ये 1 पदी का हो गया। बायोनोमियल मतलब द्विपदी बोलते हैं। द्विपदी का देखिए x² - x y³ + 1। अब ट्राइनोमियल को हम बोलते हैं त्रिपदी। क्या बोलते हैं, त्रिपदी। देखिए ये तीनों एक पद में है, 5x² + 6x + 3, मतलब क्या, इसको एक पद में जोड़ा गया, एक पद में क्या किया गया, जोड़ा गया है। तो ये हो गया त्रिपदी, ये हो गया द्विपदी, ये हो गया एक पदी। तो एक पदी को हम बोलते हैं मोनोनोमियल, द्विपदी को बोलते हैं बायोनोमियल, और 3 पदी को बोलते हैं ट्राइनोमियल। आपको समझ में आ गया होगा पद किसे कहते हैं। अब पद किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जितना टर्म में बांटा गया है उसे 1 पद, 2 पद और 3 पद में बांटा गया है, तो उसको मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब सबसे पहले समझना है कि बहुपद किस प्रकार का होता है। ये तो पद हो गया। अब हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे 6x², ये एक पद है। क्या, एक पद है, ये एक पदी है, लेकिन ये बहुपद कैसे कहलाया, 6x² एक बहुपद कैसे कहलाया, कैसे कहलाया। इसको सबसे पहले देखिए, बहुपद का एक रूप होता है। अब इसको मिटा लेते फिर आपको समझाते हैं। देखिए पद तो हम समझ गए थे, लेकिन बहुपद का एक रूप समझ लेते हैं। जब बहुपद हम 6 नंबर में पढ़ाएंगे उसमें डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि बहुपद 5x² एक पदी तो हुआ, एक पदी तो हुआ, लेकिन ये बहुपद भी है। क्या है, बहुपद। अब बहुपद का रूप क्या होता है, बहुपद का ये रूप होता है, बहुपद का ये रूप होता है कि क्या रूप होता है कि एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए 5 एक कांस्टेंट है, ये क्या है, एक अचर है,
कांस्टेंट है, मतलब एक अचर है। उसके बाद उसमें एक वेरिएबल लगा होना चाहिए, एक्स वाई जेड, तो वेरिएबल क्या एक्स लगा हुआ है, क्या लगा एक्स। और उसके पावर में क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब उसमें कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है, अगर मान लीजिए 5x पे पावर माइनस क्यों होता है, ई नहीं होता, क्या ई नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव। और यहाँ चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नहीं चाहिए, तो ये क्या है, नहीं है। तो ई हो गया एक बहुपद भी कहला गया, क्या कहलाया, बहुपद। बहुपद का एक रूप क्या होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब हो गया अचर, क्या हो गया अचर। उसके बाद चर, इसमें गुना होना चाहिए और पावर होना चाहिए, इस पर क्या होना चाहिए, पावर में होना चाहिए कुछ भी, लेकिन नॉन नेगेटिव में होना नहीं चाहिए। तो क्या हो गया, एक बहुपद भी हो गया। ये तो एक पदी, द्विपदी, तीन पदी तो हम समझ गए, लेकिन बहुपद का रूप क्या होता है आपको समझ में आ गया, कांस्टेंट, वेरिएबल और नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब हम समझते हैं बीजीय व्यंजक, उसके बाद बहुपद को डिटेल्स में हम चर्चा। बीजगणितीय व्यंजक को समझते हैं। बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं, जब हम सभी पदों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं वह बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। अब आपस में कनेक्ट कैसे कहते हैं, जैसे देखिए ये 3 पद है, क्या, 1 पद, 2 पद, 3 पद। अभी 3 पद नहीं, ये एक पदी है, ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी। जब इसे हम आपस में कनेक्ट कर दें, आपस में क्या कर दें, कनेक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस दे दिए हैं, माइनस दे दिए, तो जब आपस में कनेक्ट कर दिए तो ये बन गया बीजगणितीय व्यंजक। इसी प्रकार से कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे 6x² प्लस 6x² 8x 12 ले लिए। अब इसको जब हम आपस में कनेक्ट कर दीजिए, आपस में क्या कर दिए, कनेक्ट, यहाँ भी प्लस दे दिए, यहाँ भी प्लस दे दिए। जब आपस में हम इसे कनेक्ट कर दिए तो ये बन गया बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया हो, जब हम सभी पदों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं वह बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक उसे कहते हैं जब हम अलग अलग पदों को आपस में कनेक्ट कर दें, आपस में क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। जैसे देखिए 5x 8, अब इसको आपस में क्या कीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ भी प्लस दे दीजिए, यहाँ भी प्लस दे दीजिए, ये आपस में है क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। जब आपस में कनेक्ट हो गया, जुट गया, तो ये एक पद बन गया। क्या बन गया, एक पद बन गया। इसको हम बहुपद बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक बहुपद बन गया। क्या बन सकता है, बहुपद। तो इसे हम कहेंगे बीजगणितीय व्यंजक। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर आपको इस तरह समीकरण दिया रहे 6x² प्लस 5x प्लस 8 बराबर में 0 दिया रहे, बराबर में 0 दिया, इक्वल टू 0 दिया, ये एक समीकरण हो गया, ये एक समीकरण हो गया, ये एक समीकरण कहला जाएगा। लेकिन ये एक समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, ये एक बहुपद है, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं है। अगर इक्वल टू 0 रह गया तो ये एक समीकरण हो गया, जिसको हम इक्वेशन बोलते हैं। क्या, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हम इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन बोलते हैं। ये एक समीकरण बन गया, लेकिन ये एक समीकरण नहीं, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, बहुपद है, लेकिन ये समीकरण नहीं कहलाएगा। और इसे हम समीकरण बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण। इसे हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण। समीकरण का एक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 0। ये एक समीकरण का रूप हो गया, ये एक द्विघात समीकरण का रूप हो गया। किसका समीकरण का, द्विघात समीकरण। तो इसे हम समीकरण बोल सकते हैं, लेकिन बहुपद हम इसको बोलेंगे बहुपद, बीजीय व्यंजक बोलेंगे, लेकिन इसको एक समीकरण बोल सकते हैं। समीकरण इसे नहीं बोल सकते, इसको हम समीकरण नहीं बोल सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण हम किसे बोलेंगे, जिसके बराबर इक्वल टू 0 दिया रहेगा, इक्वल टू 0 दिया रहेगा, वो एक समीकरण हो गया। लेकिन इसको हम एक समीकरण नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको अलग अलग पद करके हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बीजगणितीय व्यंजक हो गया, ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। समझ लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। देखिए बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है, वे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब पूर्ण संख्या सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या समझिए कि पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो, किससे, 0 से। पूर्ण संख्या बराबर क्या होगा, जिसकी शुरुआत 0 से हो, 0 1 2 3 4 5 इस तरह बढ़ते जा गया। और अगर इस तरह बढ़ते चला गया तो उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसकी शुरुआत
बढ़त एक से 1 2 3 4 5 उसे हम क्या कहेंगे प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जिसकी 0 से शुरू हो और बढ़ते चला गया उसे हम क्या कहेंगे पूर्ण संख्या। तो देखिए वे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, मतलब चर की घात पूर्ण संख्या क्या हो, जैसे ई तो हो गया अचर, 4 क्या हो गया अचर, चर मेरा क्या हो गया x, इसकी घात जो है वो पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, वो बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। अब बताइए कि बीजगणितीय बहुपद है, बीजगणितीय बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है। देखिए ये 4 तो अचर है, ये तो चर है, इस पे पूर्ण संख्या 3 एक पूर्ण संख्या है, तो ये तो है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें देखिए इसमें -12 तो है अचर, ये तो है चर, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं, ये एक परिमेय संख्या हो गया, क्या हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जब हो गया तो एक बहुपद नहीं बन सकता, बहुपद बन नहीं सकता। हम आपको बताए थे कि बहुपद बनने के लिए 3 रूल फॉलो होना चाहिए। सबसे पहला क्या, सबसे पहले होना चाहिए कांस्टेंट, मतलब अचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए अचर होना चाहिए। उसके बाद एक चर होना चाहिए, क्या होना चाहिए चर, और उसके ऊपर पावर में जो हो वो होना चाहिए पूर्ण संख्या। पावर में जो हो क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, बटे के रूप में नहीं होना चाहिए। देखिए बटे के रूप में ही परिमेय हो गया, क्या हो गया परिमेय संख्या। देखिए जो संख्या ना नेगेटिव हो ना बटे के रूप में है, उसके ऊपर पावर जैसे कुछ भी रह गया, 0 रह गया, जैसे भी मान लीजिए पूछेंगे 5 बताइए, 5 एक बहुपद है, कैसे है कि 5 पे x लग सकता है, इसके पावर कुछ नहीं तो क्या 0 दे सकते, क्या दे सकते हैं 0। तो देखिए अचर चर और एक पूर्ण संख्या, अचर चर और एक पूर्ण संख्या जब बन गया तो ये हो गया एक बहुपद, क्या हो गया बहुपद हो गया, क्या हो गया बहुपद। तो ई एक क्या हो गया, ई एक बीजीय व्यंजक तो कहलाएगा, यहाँ से यहाँ पूरा एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा, लेकिन एक बहुपद नहीं कहला सकता, बहुपद नहीं कहला सकता, क्योंकि एक अचर है चर है लेकिन उसके ऊपर पावर में पूर्ण संख्या नहीं है, पावर में पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे बहुपद। आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। हम बहुपद क्या कहेंगे, जैसे देखिए एक अचर चर और उसके पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, पावर में क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे 8x पर स्क्वायर 2 है, ये देखिए ये एक बहुपद क्या लगे, क्या लगा बहुपद, ये एक पोलीमल्स हो गया, क्या और यही लिख सकते हैं 8x पे पावर -0 चाहे 8x पे पावर -2, तो ई बहुपद नहीं होगा, ई बहुपद नहीं होगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव वाला नहीं चलेगा, नेगेटिव वाला नहीं चलेगा। आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सो हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि वे बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो चर मेरा क्या है ई है, इसका घात जो है ये क्या यही है, इसका घात ये है, ये सब हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या आप 4x इस पे पावर कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं, तो ये एक बहुपद बन गया, क्या बन गया बहुपद बन गया। लेकिन अगर पावर में चर के पावर में आ तो नॉन नेगेटिव इंटीजर आ तो बटे के रूप में भी कुछ रहा तो वो एक बहुपद नहीं कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले। बहुपद की घात को समझते हैं। बहुपद की घात, घात तो हम पहले बता चुके हैं जिसे हम डिग्री बोलते हैं, आ तो पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं पावर। लेकिन बहुपद की घात, बहुपद की घात हम बार बार ना बोलेंगे, बार बार हम डिग्री बोलेंगे। आपको समझ जाना है कि बहुपद की घात के बारे में बात कर रहा है। तो डिग्री में ये बोल रहा है कि सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है, सबसे हाईएस्ट पावर जिस बहुपद का सबसे हाईएस्ट पावर होता है उस बहुपद का डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है डिग्री कहलाता है। फिर से आप सुन लीजिए, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जिस बहुपद का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर हो वो उस बहुपद का डिग्री कहलाता है। अब हम बहुपद की घात को समझते हैं, बहुपद की घात को जिसे हम डिग्री बोल, इसके पहले हम घात समझाए थे जिसको हम डिग्री बोलते हैं, अंग्रेजी में पावर भी बोल सकते हैं। डिग्री और पावर दोनों एक ही चीज हुआ, आ तो इसका डिग्री बोलेंगे आ तो पावर बोलेंगे। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, जिसका हाईएस्ट। बहुपद की घात को समझते हैं, बहुपद की घात जिसे हम अंग्रेजी में डिग्री भी बोलते हैं, पावर भी बोल सकते हैं। हम घात तो पहले समझाए थे कि घात को अंग्रेजी में डिग्री भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। तो बहुपद की घात क्या होता है, हम बार बार बहुपद की घात नहीं बोल के डिग्री बोलेंगे। आपको समझ लेना है कि बहुपद की घात का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, बहुपद की घात मतलब डिग्री का मतलब होता है कि जो भी बहुपद है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर जो रहेगा, हाईएस्ट डिग्री रहेगा, उस बहुपद का क्या होगा, वो डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा डिग्री कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम एक समीकरण लिख रहे हैं, 12x पे पावर क्यू 6x² + 5x + 8, ये लिख दिए।
अब ई बताइए कि ई जो हम लिखे इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री इसका 3 होगा। क्या होगा? 3, क्योंकि सबसे हाईएस्ट इसमें 3 है, पावर में क्या है 3 है, तो 3 इसका 20 बहुपद का डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिग्री। अब बाकी फिर अलग अलग नाम है, अगर 3 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे 3 जिसका पावर 3 रहेगा, उसका हाईएस्ट पावर 3 रहेगा, उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिघात, जिसे क्यूबिक पॉलीमर्स बोलेंगे। तो उसी तरह से आपको समझना है कि जिसका भी पावर सबसे, जो भी बहुपद का पावर सबसे अधिक रहेगा उस बहुपद का डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिग्री। जैसे में मान लीजिए 6x पर पावर 3 दे दिए, 5x पे पावर स्क्वायर रह गया, 3x रह गया। अब बोलेगा इस समीकरण का डिग्री क्या है, इस समीकरण डिग्री है क्या 3, इसका क्या है 3, क्योंकि इसका 3 सबसे हाईएस्ट पावर है तो 3। अगर इसको मिटा देंगे और इसका पूछेंगे डिग्री क्या होगा, इतना का डिग्री क्या होगा, तो 2 होगा। क्या होगा? 2। इसका इस बहुपद का 2 सबसे डिग्री कहलाएगा। अगर ई भी मिटा देंगे तो इसका डिग्री क्या होगा 1। क्या होगा? 1। कि जिसका घात 1 रहा, जिसका घात 1 रहा उसे हम रेखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखिक, जिसको हम लीनियर पॉलीमर्स कहेंगे। जैसे x + 1 मतलब x में पावर घात क्या है 1 है। क्या है? 1। 3t पावर 1 मतलब 3t है पावर 1 है, पावर क्या 1, इसको हम लीनियर पॉलीमर्स कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। उस तो डिग्री तो इसका 1 होगा, लेकिन इसका नाम भी दिया गया कि डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलीमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखिक बहुपद कहलाएगा। अब जैसे देखिए इसका पावर 2 है, क्या है 2 स्क्वायर y + 4, तो ये y स्क्वायर है, इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री क्या है 2, सबसे अधिक डिग्री क्या है इसका भी। देखिए यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है। जब डिग्री 2 रहेगा तो क्वाड्रिक पॉलीमर कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो डिग्री तो 2 होगा लेकिन उसका एक नाम दे दिया क्या, क्वाड्रिक पॉलीमर, जिसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। अब तीसरा नंबर में देखिए क्यूबिक पॉलीमर त्रिघात बहुपद, जिसका डिग्री 3 हो, जिसका डिग्री क्या हो 3 हो, जिसका भी डिग्री 3 हो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलीमर। क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलीमर, त्रिघात बहुपद कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री किसे कहते हैं, बहुपद की घात किसे, जिस बहुपद का सबसे अधिक डिग्री होगा उसे हम कहेंगे उस बहुपद का डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिग्री। उस पॉलीमर्स का क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। अब सबका अलग अलग नाम दिया, जिसका डिग्री 1 हो रेखिक बहुपद, जिसका डिग्री 2 है द्विघात बहुपद, और जिसका डिग्री 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। लीनियर पॉलीमर, क्वाड्रिक पॉलीमर, क्यूबिक पॉलीमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलीमर कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको एग्जाम में इस तरह पूछेगा, इसको मिटा देते फिर आपको हम बताते एग्जाम में किस तरह पूछेगा। देखिए आपको एग्जाम में इस तरह पूछेगा, जैसे लिख दिया कि 25x पे पावर क्यू 6x स्क्वायर + 8x + 8। अब पूछेगा इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री कितना होगा, तो लिखेंगे डिग्री बराबर क्या होगा, डिग्री हो जाएगा 3। इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3, इसका आंसर डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इस तरह पूछ दिया 6x³ स्क्वायर 5x + 8 तो इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री इसका होगा 2, डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इस तरह पूछ दिया 6x + 1 तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री हो गया 1। अब इसका नाम अगर पूछ देगा तो डिग्री जिसका 1 होगा वो रेखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखिक समीकरण। डिग्री जिसका 2 होगा वो क्वाड्रिक पॉलीमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रिक पॉलीमर और क्यूबिक पॉलीमर्स, ये हो गया। इसका नाम तीनों का क्या हो गया, ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या डिग्री किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं किस पे, डिग्री तो बहुपद की घात हो गया, बहुपद की मान को समझते हैं, बहुपद की मान को समझते हैं। बहुपद की मान, बहुपद का मान का मतलब होता है बहुपद का वैल्यू, बहुपद का क्या हो गया वैल्यू। अब जैसे कोई भी एक बहुपद एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते, क्या ले लेते, जैसे ले लिए 8x + 1, 8x + 1। अब इसका बहुपद का वैल्यू क्या होगा, इस बहुपद का वैल्यू क्या होगा। जैसे देखिए इस बहुपद का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 के जगह पर 8 और x के जगह पर हम ले लिए, मान लीजिए कि x के जगह पर ले लिए हम 2, क्या ले लिए, x का वैल्यू हम क्या ले लिए 2 ले लिए, तो x का वैल्यू 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 + 1 बराबर कितना निकल गया 17। ये हो गया बहुपद का मान, ये क्या हो गया बहुपद का मान। आगे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छा से। जैसे देखिए ले लिए 6x + 3, 6x + 3। अब देखिए x का वैल्यू हम मान लीजिए ले लिए 5, क्या ले लीजिए 5। अगर 5 ले लिए x का वैल्यू तो 6 × 5 + 3 होगा, तो 6 × 5 क्या होगा 30,
30 प्लस 3 क्या हो गया 33। मतलब इस बहुपद का वैल्यू कितना निकला, इस पूरे बहुपद का वैल्यू निकला 33। कितना निकला 33। कब निकला, जब x का वैल्यू हम 5 लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद का मान हम किसे कहते हैं। बहुपद का शून्यक को समझते हैं। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होता है, चर का वह मान जो पूरे बहुपद की वैल्यू को शून्य बना दे। क्या बना दे, शून्य। अब बहुपद का वो कौन सा मान होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक बहुपद ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 8x - 8। अब इसको ई बहुपद क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह दे देगा कि इसका शून्य वैल्यू क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, इसको शून्य कैसे बनेगा, इसका शून्य कौन बनाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू कुछ ऐसा रखिए कि इसको शून्य बना दीजिए। मान लीजिए x का वैल्यू x का बराबर 1 रख दिए, x बराबर क्या रख दिए 1। जैसे देखिए x इक्वल टू क्या रख दिए 1। अब x इक्वल टू 1 रखे तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे 1 - 8 हो गया। अब 8 गुने 1 करेंगे क्या होगा 8 - 8 बराबर क्या हो गया 0। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस बहुपद का एक इसका शून्यक हो गया, एक इसका क्या हो गया शून्यक हो गया। x + 3 3x + 3। अब कहेंगे इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा, तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे। जैसे देख लिए हम x इक्वल टू ले लिए, क्या रखेंगे x इक्वल टू जो इसको शून्यक बना देगा, तो x इक्वल टू -1 ले लिए। क्या ले लिए -1। तो -1 जैसे लिए तो 3 का 3 हो गया, यहाँ होगा -1 + 3 हो जाएगा। तो 3 1 जब -3 -3 + 3, तो -3 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या हो गया 0। मतलब क्या कहेंगे, इस बहुपद का -1 इसका शून्यक है। -1 क्या होगा, इसका शून्यक हो गया। x² + 9x + 9। अब इसका बोलेंगे, इसका शून्यक बनाने के लिए क्या रखें, x का वैल्यू क्या रखें जो इस पूरे को शून्यक बना देंगे। इसको कुछ नहीं, इसको बराबर 0 ले लीजिए, बराबर क्या ले लीजिए 0। और इसको क्या गुणनखंड तो आप लोगों को पता होगा, गुणनखंड अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक देंगे, आप वहाँ से गुणनखंड सीख लीजिए। क्या कर सकते, इसको लिख सकते हैं x² + 3x + 3x + 9 = 0। क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। x कॉमन लेंगे, क्या बच गया x से x खत्म हो, क्या बचा 3। अब 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x, क्या 3 3 9 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो x + 3 और x + 3, तो x + 3 बराबर 0। तो x + 3 = 0 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया -3। आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ -3। और इधर क्या हो जाएगा x + 3 = 0 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया -3। मतलब हम क्या जानते हैं, अगर हम इस बहुपद को पूरा 0 बनाना है, क्या बनाना है 0, तो क्या रखें, x का वैल्यू अगर -3 रखेंगे, x का वैल्यू अगर -3 रखेंगे तो ये पूरा बहुपद क्या बन जाएगा 0। पूरा बहुपद क्या बन जाएगा 0। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे -3। आप -3 रख के इसमें देख लीजिएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। एक और उदाहरण लेके आपको बताते हैं, जैसे लिख लिए 3x + 5 तो इसका क्या लेना है, इसका हमको शून्य निकालना है, शून्यक निकालना है। तो बराबर में 0 लिख दीजिए। इसको लिख सकते हैं 3x - 5 प्लस में उधर के क्या हो गया माइनस में, x इक्वल टू क्या -5/3। इसका मतलब हो गया x का वैल्यू जब इस बहुपद में -5/3 रखेंगे तो इस पूरे समीकरण को शून्यक बना देगा। क्या बना देगा, शून्यक बना देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुपद का शून्यक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। बहुपद के प्रकार को समझाते हैं। इधर वाला मिटा दिए, जो था टोटल 11 रूप था, 11 रूप को मिटा दिए ताकि आपको अच्छा से और दिखाई दे, तो बोर्ड में जगह नहीं ले रहा था। देखिए और बहुपद का प्रकार, अब बहुपद के प्रकार को हम समझा चुके थे आप लोगों को। रेखिक समबहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद के रूप में हम समझा चुके थे। लेकिन अभी आपको डिटेल्स में हम बताते हैं कि बहुपद का प्रकार किस पर, डिग्री के आधार पर होता है, पद के आधार पर होता है और चर के आधार पर भी होता है। तो देखिए डिग्री के आधार पर तो हम उस समय समझाए थे क्या बहुपद में कि रेखिक बहुपद, जिसका रेखिक बहुपद मतलब जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री क्या हो 1। देखिए इसका डिग्री क्या है 1, 4x पे पावर कुछ नहीं तो क्या 1, 3x + 3 पे पावर कुछ नहीं तो क्या 1। जिसका डिग्री 1 हो वो तो हो गया रेखिक बहुपद। जिसका डिग्री 2 है, देखिए इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है तो ये क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। इसका डिग्री 3 है तो ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। तो डिग्री के आधार पर तो हम उस समय भी बताए थे। अब हम बताते हैं पद के आधार पर। कौन सी पे आधार पे, पद के आधार पर। अब इसमें देखिए, इसमें 4x एक ही पद है, 7x² एक ही पद है, 7x पे पावर क्यूब एक ही पद है, तो ये एक पदी हो गया। क्या हो गया, एक पदी, पद के आधार पर हो गया, ये एक पदी हो गया। द्विघाती बहुपद,
जिसका 2 घात हो, जिसका कितना 2 घात, जैसे 5x² प्लस 3x इसका 2 घात है, 7x² 4 इसका क्या 2 घात है, तो द्विघाती बहुपद हो गया। क्या हो गया? द्विघाती बहुपद। और त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद जिसका 3 घात हो, देखिए इसमें टोटल कितना घात है, इसका कितना 3 घात है, त्रिघाती बहुपद हो गया। ये पद के आधार पर हो गया कि इसमें एक पद है तो एक पदी हो गया, द्विपद रहेगा तो 2 पदी, देखिए एक पद 2, और इसमें 3 पद है तो 3 पदी हो गया। अब हो गया चर के आधार पर, क्या चर के आधार पे बहुपद। तो चर के आधार पे बहुपद किस प्रकार होता है, जैसे देखिए ये एक चर वाले बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो एक चर वाला बहुपद हो गया। अब एक चर वाला बहुपद यहाँ भी x है, ये हो गया द्वि चर वाला बहुपद, क्या दो चर वाले बहुपद, जैसे यहाँ x है और यहाँ क्या है y। अगर x और y है तो क्या हो गया 2 चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद। उसके बाद देखिए अनेक चर वाले बहुपद। अनेक चर वाले बहुपद मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 6x² 5xy प्लस 3xz कुछ भी लिखा रहेगा, इस तरह से अगर लिखा रहेगा तो ये हो गया अनेक चर वाला बहुपद, अनेक चर वाला बहुपद, जिसका x y z a b c u भी कुछ भी मिलन रहेगा तो हो गया अनेक चर वाला बहुपद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। अब हम बहुपद का मानक रूप समझते हैं। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है? देखिए बहुपद का मानक रूप, जैसे एक बहुपद ये ले लिए, क्या ले लिए बहुपद। अब ये इसका मानक रूप है? नहीं, ये इसका मानक रूप नहीं है। इसका मानक रूप क्या होगा? मानक रूप ये होगा कि बड़ा घात वाला पहले, जैसे 5x पे पावर की 8x² 6x प्लस 4, ये हो गया इसका मानक रूप। क्या हो गया? मानक। सजावट के रूप में लिखा होना चाहिए कि बड़ा पावर वाला पहले, उसके बाद उससे छोटा पावर, उसके बाद छोटा पावर, उसके बाद छोटा। देखिए 3 पावर है इसका पहले लिखे, 2 पावर, इस पे पावर कुछ नहीं तो क्या 1 हो गया, तो 3 2 1। बड़ा पावर वाला पहले लेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उसका छोटा। ये हो गया मानक रूप। इसका क्या हो गया? मानक रूप। बहुपद का ये मानक रूप है। देखिए ये बहुपद का मानक रूप ऑलरेडी है। ये बहुपद का मानक रूप क्या है? ऑलरेडी। जैसे 6x² 5x प्लस 3, ये बहुपद का मानक रूप में सजावट है, सजा दिया गया है, तो इसका हो गया मानक रूप 6x² 5x प्लस 3। जैसे कुछ भी जैसे रहे सजावट के रूप में लिखा रहे, पावर की प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 6, देखिए ये इसका मानक रूप हो गया। क्या हो गया? मानक रूप। यही सजावट में 6x प्लस 6x पावर 3 6x² प्लस 6, अगर इस तरह लिखा रहेगा तो ये सजावट में नहीं है। क्या? ये मानक रूप नहीं है। अगर इसी को सजा के लिख दिए कि 6x पे पावर 3 फिर 6x पे पावर स्क्वायर 6x प्लस 6, तो ये हो गया इसका मानक रूप। क्या हो गया? इसका मानक रूप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं जो इस चैप्टर में क्या काम आने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को समझते हैं, फिर इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। देखिए इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है। सबसे पहले द्विघात समीकरण को समझते हैं। द्विघात समीकरण क्या हो? जिसका घात 2 हो, जिसका घात क्या है 2, बराबर में 0 लिखा रहेगा। अगर इसका बराबर में 0 नहीं लिखा है तो द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद। लेकिन बराबर में 0 तो द्विघात समीकरण कहलाया। तो द्विघात समीकरण में देखिए इसका घात क्या है? 2 है। जब इसका घात 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। x² bx प्लस c के रूप में, मतलब क्या हो गया 3x² प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। इस रूप में लिखा रहेगा तो क्या कहलाएगा? ये द्विघात समीकरण। क्या लिखा कहला गया? द्विघात समीकरण कहला गया। तो द्विघात समीकरण अगर x² bx प्लस c, इसका शून्यक निकालने के बाद इसको जांच करेंगे कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। तो हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों फार्मूला से ही इस चैप्टर को हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा दोनों फार्मूला है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल वाले फार्मूला से। जब द्विघात समीकरण का शून्यक हम निकालेंगे तो उसका 2 शून्यक निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा, एक बीटा निकलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लेंगे, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में हम इसको बेसिक पार्ट को पूरा सॉल्व कर दिए और बेसिक पार्ट को बता दिए। अगर आप बेसिक पार्ट को अच्छा से देखिएगा तब क्वेश्चन आंसर ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से इसका क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी जरूर देखिएगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप अच्छा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।